हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटोर। हम फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए नया वीडियो और नए मुद्दे पे बात करते हैं सर से कि नए मुद्दे में हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रखा था, वकालत के मुद्दे, उसमें आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रखा था। आज हम फिर आपके लिए नया वीडियो लेके आ चुके हैं, उसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति या किसी के ऊपर अत्याचार होता है, या ऐसा मान सकते हैं किसी के साथ में लड़ाई हुई, अगर वो थाने जाता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो वो जो पीड़ित व्यक्ति रहता है वो आगे क्या कर सकता है, सर हमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि सर वो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है। थैंक्स महेश जी। जी सर। और किसी आपने बताया कि किसी पीड़ित के साथ कोई घटना अगर होती है और थाने पे जाता है, एफआईआर वगैरह नहीं लिखते हैं, तो उसके लिए सबसे प्रथम दृष्टया है कि संबंधित थाना प्रभारी या भारत हेड मोरी रहता है, वहाँ पर एफआईआर करवा लिखवाने के लिए जाता है। जी सर। और पूरी बात बताने के बाद भी अगर वह उसको जो टालम टोल करते एफआईआर नहीं लिखते हैं, तो लिखित में कोर्ट में आके लिखित में पुलिस अधीक्षक को अपनी पूरी बात बताने आवेदन देते हैं। और फिर भी अगर वो 2 4 8 दिन वेट करता नहीं होता है, तो वो जो अपनी बात जो भी घटना को लेके और एसपी साहब वाला आवेदन दोनों मिला के अधिवक्ता से मिल के प्राइवेट कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है। जो जो उसके साथ घटना हुई, उस घटना को लेके पूरी घटना को वार्तालाप तो वो बतावा कि कौन सी घटना हुई पीड़ित के साथ में। जी सर। XYZ बता लीजिए कि उसके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, जान से मारने की धमकी दी, या उसको घर जलाने आगजनी की धमकी दी, या जो भी घटना इवेंट्स है, जी सर। उस बात को लेकर अधिवक्ता के माध्यम से परिवार जो है दर्ज करा सकता है। जी सर। तो 156(3) जांच के लिए संबंधित थाने पे जाएगा। और अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया उसके साथ गंभीर स्वरूप की मारपीट हुई, तो बिना जांच के भी संबंधित जो न्यायालय है उसको मामले को दर्ज कर लेता है, और आरोपी गण या आरोपी जितने भी है उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है। उसके बाद न्यायालय में जो है उसके खिलाफ बेल वगैरह होती है, प्रोसेस चलता है, ट्रायल चलता है। उसके आरोपी का अधिवक्ता भी रहते हैं, परिवादी का अधिवक्ता भी रहते हैं, प्राइवेट केस भी लगा सकते हैं। जी सर। और उसके माध्यम अगर ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में ये साबित हो जाता है कि इसके साथ घटना हुई है, और गवाह भी साबित करना, परिवादी को गवाह भी लाना पड़ता है कि इनके सामने गाली गलौज करी, जी सर। झगड़ा किया, मारपीट करी, या जो भी घटना आई विटनेस रहते हैं जी उनको लिस्ट बनाना पड़ती है, साक्ष्य सूची। और परिवार में अपने सारे फैक्ट लिखना पड़ते हैं। न्यायालय में आरोप पूर्व साक्ष्य होते हैं, आरोप पश्चात फिर साक्ष्य होते हैं, और उसके बाद मामला दर्ज होता है, बहस होती है, पंजीयन होने के पश्चात में आरोपी की बेल होने के पश्चात उसका चार्ज लगता है, किन किन धाराओं में क्या क्या अपराध है। उसके बाद आरोपी की जो अधिवक्ता रहते हैं, जी सर। बचाव साक्षी की बचाव की ओर से, उनके द्वारा भी जो है परिवादी की चीफ होने के बाद वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। और उसके पश्चात सारे गवाह होने के बाद में आरोपी के स्टेटमेंट होते हैं, और फिर आर्ग्यूमेंट होते हैं दोनों अधिवक्ताओं में। उसके बाद से न्यायालय को ऐसा लगता है कि वास्तव में अपराध ने अपराध किया अपराधी ने, तो कन्विक्शन होता है, सजा होती है। जो जो विधायक बना हुआ रूल्स नियम उनके मान से उनको सजा होती है। और सजा होने के पश्चात जब उसको कभी कभी क्या होता है कि मान लो जुर्माना भी होता है, सजा भी होता है, ज्यादा जेएमएफसी मामला चल रहा है, जी सर। तो उसमें 3 साल से कम की सजा प्रावधान है, तो ये भी उसको बेल मिल जाती है। और उसी दिन फिर 89 की जो रहती है वहां पर 1 महीने के लिए बेल मिलती है, और सेशन में अपील करना पड़ती है, फिर परमानेंट बेल कराना पड़ती है। जी सर। इस प्रकार मामला दर्ज करा सकता जी सर। जैसा सर ने बताया कि अभी हमने बताया था आपको कि एफआईआर नहीं होती है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर अधिवक्ता या फिर वकीलों से बात कर सकते हैं और वहां से फिर एफआईआर हो सकती है। सर कई बार देखा हमने कि जो एफआईआर नहीं लिखते जिस थाने में, क्या सर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है? है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल SC ST एक्ट वाले मामले में सेक्शन 4 में जी सर। संबंधित भारत से अधिकारी और एफआईआर लिखने से इनकार करते हैं, तो उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई होती है। जी सर। तो इनमें भी जुर्माना सजा का प्रावधान भी 1 से 6 महीने से 1 साल तक का प्रावधान है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कई बार कि जो नए विवाह होते हैं, नई शादियां होती है, उनमें भी कई बार देखा होगा कि थोड़े थोड़े दिन में लड़ाइयाँ होती रहती है, वो मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो सर कोर्ट में क्यों आते हैं और किस कारण से आते हैं सर वो? बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल सही बात है आपकी। जो है कुटुंब न्यायालय में, पारिवारिक न्यायालय, जी फैमिली सर। कोर्ट बोलते हैं, उनमें जो पति पत्नी के जो केसेस है, विवाह संबंधी मामले बहुत आ रहे हैं, डाइवोर्स के मामले बहुत आ रहे हैं, मेंटेनेंस के मामले बहुत आ रहे हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से
या टीवी में जो इस प्रकार के बहुत सारे जो सीरियल वगैरह चल रहे हैं, पे चैनल वगैरह, जी जी और मोबाइल से भी एक दूसरे के जो नए नए मतलब संपर्क में आने की वजह से उनके जो ख्वाब बढ़ गए हैं कि मुझे तो ये नहीं दिला, वो नहीं दिला, वहां नहीं गए, वो नहीं गए, इस प्रकार के ख्वाब बहुत सारे रहते हैं। तो उसकी वजह से भी एक विवाद का कारण ये भी है। एक एक कारण, महत्वपूर्ण कारण मेरी नजर में, मेरी सोच अनुसार ये भी है कि लड़का लड़की की जो शादी होने के बाद, लड़कियों की शादी होने के पश्चात एक माता पिता का मोह बच्चों के प्रति विशेष रहता है, पुत्रियों के प्रति। तो डेली उनके ससुराल में बात करना, वहाँ की छोटी छोटी बात की जानकारी लेना, आपके वहाँ तेना आज क्या बनाया, आज क्या किया, क्या नहीं किया, उस बात को लेके न किसी बात को रोज यहाँ वहाँ की खबर लेना और कानाफूसी करना, ये भी एक बहुत बड़ा उनका पक्ष लेना बात बात में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़की का घर नहीं बसने का। और एक कारण वो भी है कि कहीं न कहीं जो है इस प्रकार की जो विवाह होने के पश्चात मनपसंद जो है विवाह नहीं होना, ये भी एक कारण है। उनके जबरन कभी-कभी होता है कि माता-पिता जो लड़कियों की इच्छा हो, जो कुछ रहती है, मेरी इच्छा अभी शादी पढ़ने की है, और जबरन जो है उनकी सोच रहती है कि एक बच्ची की या एक लड़की की शादी हो, साथ में इसकी भी शादी कर, तो कम एज में भी शादी हो जाती है, परिपक्व नहीं रहती है। तो उनके ख्वाब है पढ़ने की, इच्छा पढ़ने की, अच्छे होशियार पढ़ने के होने के बावजूद भी विवाह होने के पश्चात वो कहते हैं हम 1 साल 2 साल बाद नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो ससुराल वाले दशा माता है, ऐसे छोटे मोटे कई बहुत सारे त्योहार आते हैं, घर में कोई शादी भी आ जाती है, कोई बड़े बुजुर्ग मर जाते हैं, तो उनको ले जाते हैं। तो उनका भी मन वहां लग नहीं पाता, उनकी इच्छा होती कि हमको पढ़ना, और घर वालों ने जबरन शादी कर दी, तो कम्युनिकेशन नहीं बनता पति पत्नी के बीच में। ये भी एक विवाह का कारण है, विवाह जो टूटने का, झगड़े होने के कारण। और उसके पश्चात न्यायालय में आते हैं। जी तो ये आजकल बहुत देखने में आते हैं कि कुटुंब न्यायालय में बहुत सारे हैं। और आजकल तो ये देखने में आ रहा है कि बच्चे बच्चे 2 2 3 3 बच्चे बच्चे होने के बाद भी विवाद हो रहे हैं, और एक टाइम पे आके खड़े हो तो हमको तलाक लेना है। तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े के बीच में बच्चों की क्या गलती है। 2 2 3 3 बच्चे रहते, किसी 11 साल, 7 साल, 5 साल, 2 3 3 बच्चे बच्ची होने के बावजूद भी पति पत्नी छोटी सी बात को लेके विवाद, और विवाद भी इतना ऐसा कि भाई हम तो हमारे जो है सास ससुर का खाना नहीं बनाएंगे, और हम दोनों अलग रहेंगे, गांव में नहीं रहना, शहर में रहना है। ऐसी छोटी मोटी बात को लेकर, छोटे मोटे काम को लेकर विवाद करते हैं, और माता पिता अलग रहने की जिद की वजह से भी एक न्यायालय तक विवाद आते हैं, झगड़े आते हैं, जिसकी वजह से परिणाम ये होता है कि घर टूट जाते हैं, और उन वो जीवन भर पछताते हैं। जी जी और बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं कि हर समय जरूरी नहीं कि सिर्फ महिलाओं की, लड़कियों की गलती, कभी कभी लड़के भी जॉब होने के बावजूद भी गलत आदतों की वजह से भी लड़कियां परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से भी न्यायालय तक मामला है तो तलाक होते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मामला है कि जॉब होने के बावजूद भी उनकी गलत आदतों की, गलत संगत की वजह से, शराब की आदत या और कोई बहुत सारी जो अवैध संबंध वाली बात को लेके भी जो है इनके विवाद का एक रीजन रहता है, जिसकी वजह से भी घर बसने का एक ये भी रीजन है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से विवाह संबंधी मामले बहुत अधिक आ रहे हैं। ये चीज अपन पहले जाएंगे पुराने समय, तो ये सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, तो उनको एक दूसरे के जो है पास में बैठने से एक दूसरे के विचार जानते, बड़े बुजुर्ग बात सुनते, तो बड़ा अदब अदा रहता था। आजकल की जो है जनरेशन है, लाज शर्म नहीं रखते हैं, बड़ों के सामने बोलते हैं, तो बड़े बुजुर्गों को बड़े उनको एक तरह से उनको शर्म करके बैठ जाते हैं, ठीक है नए बच्चे हैं, न कहा अपन बीच में बोलेंगे, और उस वजह से भी बहुत अति हो जाता है कि भाई मेरे माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, माता पिता सामने बोल रहे हैं, तो धीरे 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 वो स्लो स्लो होते ब्लास्ट बन जाता है। तो ये भी एक लड़ाई विवाद का कारण रहता है। जैसे बहुत सारे कारण होते हैं, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, मानसिक शारीरिक प्रताड़ित परेशान करना, या तो महिला भी कर दी, कभी जेंट्स से कर दी, सभी मामलों परिस्थितियों के हिसाब से इस मामले में आता है, और हमारे पास आते हैं तो उस मामले को हम सोच समझ के मामलों को लगाते हैं, और कई बार हमने 99% घर बचाने का प्रयास करते हैं। जी सर। तो ये पति पत्नी मामले अक्सर ही देखने मिलते हैं। इस बात का सबको ध्यान रखना है, जैसा सर ने पूरा बताया कि ये जो नए दंपत्ति रहते हैं, नए पति पत्नी रहते हैं, इस बात का सबको ध्यान रखना है, सबको अच्छा रहना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है, मतलब सास ससुर को अच्छा खाना खिलाना है, पिलाना है, उनका ध्यान रखना है। बस कहने का मतलब यही है हमारा कि सबको व्यवस्थित रहना है और सबका ध्यान रखना है।
फिर पूछ लेते हैं सर से नया क्वेश्चन कि सर इसमें हमने देखा है कई बार कि जैसे कि दहेज प्रथा जो चलती है इसमें, कि सर दहेज प्रथा के अंदर भी कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी ने पैसा नहीं दिया या फिर इन्होंने ये सामान नहीं दिया, इसकी वजह से सर कई बार लड़ाइयाँ होती है, सर इसका कारण क्या है? बहुत सारे क्या है कि जो पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिला देते हैं। उनका सोच ये रहती जो कम पढ़े लिखे या कम बुद्धि के रहते हैं कि हमारे बच्चे की हमने पढ़ाया, इतना पैसा लगाया, इतनी बड़ी जॉब लगाई है, तो अच्छा दहेज मिले। जी सर। तो जब लड़के पसंद कर लेते हैं और कभी कभी मजबूरीवश लड़की पक्ष के लोग भी हमारी लड़की वहाँ आराम में रहेगी, तो उनका कर्जा लेके खेत मकान और बहुत सारे गिरवी रख के बच्चे बच्चे को दहेज के लिए सामान देते हैं, लेकिन फिर भी दहेज लोभियों को वो चीज भी उनके कम पड़ जाती है, तो हमेशा लड़की को जीवन भर ताने मारते हैं। और दहेज की वजह से जब वो अति परेशान हो जाती महिला कि भाई मेरे पिताजी ने कर्जा करके मेरा शादी में इतना कर्जा किया, इतना दहेज दिया, अपने हिस्से से भी अधिक दहेज वगैरह दान दहेज दिया, उपहार भी दिया रिश्तेदार, उसके बावजूद भी कम पड़ रहा दहेज, लोग भी जीवन भर उसको प्रताड़ित परेशान करते हैं, ताने मारते हैं, जिसकी वजह से भी दहेज लोभियों के विरुद्ध अगर समय से किसी घटना होती है या नववधु रहती 7 साल के अंतर्गत ऐसी कोई घटना होती है, जी जी तो सर। कभी कभी क्या महिला परेशान होती है कि माता पिता भी वहां भी नहीं जाती, ससुराल भी नहीं जाती, तो आत्महत्या तक कर लेती है। जी जी तो इसी घटनाओं को जो दहेज लोभियों के ऊपर भी जांच होने पर उसके एफआईआर होती है। तो दहेज एक कुप्रथा है, इसको हम सबको समझना पड़ेगा। कम से कम जो पुराने समय में ये प्रथा चली आ रही थी, कहीं समाज सुधारक हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने जैसे इस प्रथा को समाप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो आप हम सबको इन विचारों को, अच्छी बातों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम उनको समझना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो कुप्रथा है ये गलत है, और दहेज के संबंध में किसी पर न तो लेना और न देना। तो इस प्रकार दहेज प्रथा के लिए भी ये बहुत मतलब जो जो मांग करते हैं या इच्छा रखते हैं, ये बहुत बड़ी गलत प्रथा है और न मांगना भी इसे। दहेज प्रथा जो सर ने बताया है कि दहेज प्रथा है ना, बहुत अपन बता सकते हैं कि ऐसे दहेज प्रथा जो है ये कई तरह से डाइवर्ट हो जाती है। कई बार बहुत सारे लोग लड़के लड़कियां डिवोर्स क्या सुसाइड भी करने चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि इधर जैसे कि लड़कियों की तरफ से दहेज देते हैं, कई राज्यों में आपने देखा होगा कि लड़के दहेज लेते हैं या फिर लड़के भी दहेज देते हैं, ऐसा रहता है। अलग अलग राज्य में अलग अलग रहता है। इंडिया में आपने देखा होगा कि भारत में कई दहेज के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं कि किसी ने दहेज लिया है, कई है, तो दहेज किसी को लेना नहीं है।